अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और आज मेरे साथ दो बड़े सियासी जनाब राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेक्रेटरी इत्तलात PTI पंजाब शौकत बसरा साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान का सियासी महाज इंतहाई गर्म हो चुका है। कल पार्लियामेंट के अंदर से अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पुलिस ने, बज़ाहिर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया, उनको थाने ले जाया गया। आज चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान को रिहा किया गया और बैरिस्टर शोएब शाहीन जो हैं वो अभी भी उनको रिमांड पे अभी दे दिया गया है और दीगर जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें भी रिमांड दिया गया है। तो ये बड़ी ही एक अजीब सूरत हाल हुई है एक तवील अरसे के बाद। मैं राना एहसान अफजल साहब, मैं आपसे ही आगाज़ करूँगा। गो कि आप ख़ुद पार्लियामेंट के मुंतखब नुमाइंदा तो नहीं, मगर यकीनन पार्लियामेंट के तकद्दुस के हवाले से कल जो वाक़या हुआ है इस पर आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? आप तो हुकूमत में हैं, पार्लियामेंट की अक्सरियत है और आपके लीडर जो हैं वो कायदे ईवान भी हैं, तो ईवान की हुर्मत और तकद्दुस की जो कल पामाली हुई है इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं सरदार सादिक साहब, उन्होंने नोटिस दिया है इसका और उन्होंने कहा है कि मैं IG को तलब करूँगा। तो मेरे ख्याल से जो स्पीकर साहब का रोल है वो भी अदा कर रहे हैं और अगर कोई लाइन क्रॉस हुई है उसके ऊपर वो ज़रूर नोटिस भी लेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन बात यह है कि इसको आइसोलेशन में ना देखा जाए। जिस तरह की तकरीर गंडापुर साहब ने की, जिस तरह का इंतशारी लेक्चर उन्होंने दिया, चले हम उसकी तरफ तो आएंगे राना अफजल साहब, हम बिल्कुल गंडापुर साहब की भी जो तकरीर है उसमें आएंगे। लेकिन मुख्तसरन ये बता दें कि स्पीकर ने क्या एग्जैक्टली कहा है और क्या इस दफ़ा पार्लियामेंट की CCTV फुटेज भी मिल जाएंगी अगर कोई तहकीकात होती है, या ये भी नहीं मिलनी? ये देखिए, मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि हमें स्पीकर को क्रेडिट देना चाहिए कि पहले भी एक स्पीकर थे जो एक जमात के स्पीकर थे, लेकिन यहाँ आज जो उन्होंने नोटिस दिया है, ये एयाज सादिक साहब जो हैं उन्होंने दिखाया है कि वो वाकई सब जमातों के स्पीकर हैं और मेरे ख्याल से वो उस पर तहकीक करेंगे। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो इस पे एक्शन लें। उन्होंने IG साहब को तलब किया है और जो इसी तरह जो गिरफ्तार थे MNAs उनको भी उन्होंने उनके ऑर्डर जारी किए कि उनको लेके आया जाए असेंबली में। इस तरह नहीं देखा जाता था असद कैसर साहब जब स्पीकर थे। तो मेरे ख्याल से जो अगर कोई वायलेशन हुई है उसको वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस उसको देख लेंगे और उसको। अच्छा, ये बताएं मुख्तसरन के ये जो कल पार्लियामेंट की सैंक्टिटी वायलेट हुई है, ये बड़ा जुर्म था या अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी वो बड़ा जुर्म था? देखिए, मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर की जो स्पीच थी तो उसमें तो डेमोक्रेसी वायलेट हुई है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर मरो मारो नहीं किया जाता। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि उनकी तकरीर बड़ा जुर्म था और पार्लियामेंट का जो हुआ है वो इतना बड़ा जुर्म? मैं समझता हूँ कि इस तरह की तकरीरों से ही 9 मई के वाकयात हुए हैं। जब आप इस तरह की नफरत को आप प्रीच करते हैं, आप अपने वोटर्स को ये सिखाते हैं, तो फिर 9 मई के वाकयात और ज़मान पार्क में जो पेट्रोल बम देखे गए, और जब आप कहते हैं कि अब लड़ने और मरने का टाइम आ गया है और हम छोड़ेंगे नहीं और नंगा कर दो, तो फिर यही कुछ आप यू आर प्रीचिंग एनार्की। तो ये जमहूरियत में तो ये चीजों इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है, जमहूरियत ये मतलब नहीं है कि आप आग लगा दें। तो जमहूरियत का मतलब नहीं है कि आप जो है वो अपने वर्कर्स को जो है उकसाएं कि वो कत्लो गारत की तरफ बढ़ जाए मामला। तो ये शौकत बसरा साहब का भी राय ले लेते हैं। तो फिर बसरा साहब, कुछ एहसास हुआ आपको पार्लियामेंट के तकद्दुस का? आपकी पार्टी ने तो बाकायदा जंगले तोड़े थे और पार्लियामेंट के ऊपर बाकायदा हमलावर हुई थी, तो आज आपको कुछ एहसास हो रहा है कि पार्लियामेंट की भी एक सैंक्टिटी होती है? मतलब भाई, बात यह है कि गुज़श्ता 2 साल से आइन, कानून, इंसानी बुनियादी हकूक़, जमहूरियत, सियासत, अखलाकियात का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले। इस वक्त पाकिस्तान में 2 साल से नहीं है, पिछले तो 10 साल से यही हो रहा है। खास तौर पे बिल्कुल, ये मैं बात से एग्री करता हूँ। 76 साल से पाकिस्तान 2014 में हमला किया था पार्लियामेंट पे आपकी जमात ने। नहीं, मैं बताता हूँ, उस पर आ जाता हूँ। आज आप मुझे बताइए कि ये जब हम कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है, जिसको चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब 2 दिन पहले कोर्ट में बैठकर कह रहे थे सबसे सुप्रीम इदारा है, जो कानून साजी करें वो सब, जाहिर है आइन के अंदर भी सुप्रीम इदारा हुई है। तो क्या जो 9 मई था वो बड़ा साने था, या ये जो 9 सितंबर वाला साने ये बहुत बड़ा साने है?
गुजारिश ये है कि ये जो सियासी जमात जो है ना, वो होती है जो अवाम के वोट लेकर आती है और अवाम में जब मैटर करती है। राना एहसान साहब मेरे भाई हैं, इनको पता है कितनी लीड से हारे हैं, फैसलाबाद के अंदर तो एक सीट भी नहीं जीते। अब अगर मतीब भाई जो सियासी जमात 17 सीटें लेकर बैठी है, उनको जो स्टैब्लिशमेंट कहेगी, जो हुक्म लगाएगी, ये गुलामी करेंगे उनकी। इसलिए हम कहते हैं कि ये कठपुतलियां हैं। जिस सियासी जमात को कहेगी, नहीं, जिस सियासी जमात की अवामी कुव्वत होगी, अच्छा, अवामी कुव्वत होगी, वो 2 साल आज हो गए हैं तहरीक इंसाफ को तोड़ भी रहे हैं। जुल्म और जबर की एक दास्तान है, हमें दीवार के साथ लगाया हुआ है, हमें खान साहब पे 200 मुकदमा। अच्छा, हुआ क्या पार्लियामेंट में? चले ये पार्लियामेंट में आपने नहीं देखा क्या हुआ है? आप अंदाजा करें, जिन्होंने 1 साल इलेक्शन डिले कर दिया, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। जिन्होंने 2 घंटे जलसा लेट कर दिया, उनके चेयरमैन को जो एमएनए है इलेक्टेड, वो गिरफ्तार। 17 सीटें जिनकी हैं, उन्होंने 12 एमएनए हमारे गिरफ्तार करवा दिए। आपने नहीं देखा? आप तो रिपोर्ट कर रहे थे, आपके कोर्ट रिपोर्टर वहां पे होंगे। जिस बदमाशी के साथ, गुंडागर्दी के साथ आज तक कम से कम ये नहीं हुआ। आपने कहा कि आपने हमला किया था 2014 में, मैं फिर कह रहा हूं कुछ हमने गलत किया होगा तो आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हुआ आज तक कि आप पार्लियामेंट पे बकायदा उसकी लाइट्स ऑफ कर दें, वहां पर नकाब पोश अंदर दाखिल हो जाएं और वहां पर लोगों को घसीट घसीट के, हमारे कैमरे हैं केपी के, उनको मस्जिद के अंदर से गिरफ्तार करके लेके गए हैं। अब मुझे बताइए कि अभी मुझे कह रहे थे अगर कुछ हुआ तो हम एक्शन लेंगे। तुसी कख नहीं कर सकते राणा साहब, इस वास्ते जिन्हों के कुछ पल्ले होंदा है ना, वो करते हैं। आप लोग आपको जो मियाँ शहबाज शरीफ डिग्गी वाली सरकार है, जो खुद हारे हुए हैं, मियाँ नवाज शरीफ अगर हारा हुआ है डॉक्टर यास्मीन से, मरियम बीबी हारी हुई है, आपकी तो सर्वाइवल ये है कि जो वो आपको हुक्मनामा जारी करें, आप मनोअन उसको तस्लीम करें। तो आपने सोची समझी प्लानिंग के ताबे ये निज़ाम तो पहले डिस्क्रेडिट हो चुका है। ये रवायत तो आपने रखी थी ना, ये 2014 में देखें हुक्मनामे के ऊपर अमल दरामद कौन कर रहा था? राइट शरीफ था, जनरल पाशा थे, जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे। क्या थे? ये कहा गया कि इमरान खान को ज़हीरुल इस्लाम लेकर आया, जनरल पाशा लेकर आया, फिर जनरल फैज। पर अभी पार्लियामेंट पे रहते हैं। एक फिक्रा कह लूं, आपने भी कह दिया ना। जी जी, 2024 सन कौन लेके आया है? आप बताएं ना, आप इतने जहां दीदा साथी हैं, जब हर चीज हमारे खिलाफ है, तो अब कौन लेकर आया है? चलें जी, माजिद निज़ामी साहब, ये कैसा निज़ाम है? चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर धमकियाँ लगाते हैं और अफ़गानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों के हमलों के हवाले से कहते हैं कि उनके बच्चों पे हमले होंगे तो फिर यही होगा। ये अली अमीन गंडापुर की तकरीर को आप कैसे देखते हैं बतौर एक सहाफ़ी, बतौर एक तजिया निगार? और आप समझते हैं कि ये तकरीर वाकई इतनी सख्त थी कि इसका रद्द-ए-अमल भी बहुत ही गैर मामूली और गैर आइनी होना चाहिए था? बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ का जलसा एक कामयाब जलसा था अगर उसके अंदर ये तकरीर ना होती, और उसका एक बहुत इम्पैक्ट आना था। पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक को जोर मिलना था, और जिस तरह लोग तवक्को कर रहे थे कि पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर एक एजिटेशन होनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए जिससे मरकज़ पर एक दबाव बनेगा, ये उसका नुक्ता आगाज था। लेकिन उस पूरे कामयाब शो को उस एक तकरीर ने, मैं समझता हूँ कि ख़राब कर दिया, और उसके अंदर हद से ज़्यादा आगे बढ़ के बातें की गई, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, बदजुबानी की गई, और उसके बाद वो जो पूरा एक कंप्लीट शो था जिसके अंदर तहरीक इंसाफ ने अपनी पावर को जाहिर किया था, वो सारी मलिया मेट हो गई। और अब ये अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के नादान दोस्त हैं या जज्बाती कारकुन हैं, ये तो वक्त फैसला करेगा, लेकिन उनकी तकरीर के इम्पैक्ट ने उस सारे माहौल को ख़राब कर दिया। और ये हमें अंदाज़ा है कि उनकी इसी शोला बयानी की वजह से उन्हें तहरीक इंसाफ के हलकों में पसंद भी किया जाता है। इमरान खान ने आज उनकी सारी बातों को वैलिडेट भी किया, जिससे ये पता चलता है कि पार्टी इस वक्त एग्रेसिव स्टांस पे है, और उन्होंने अखलाकियात की या जो हुदूद हैं, जो मुरब्बिजा रवायात हैं, उनको भी किसी हद तक पसे पुश डाल दिया है। तो इसलिए इस सारे माहौल में इस तकरीर के बाद ऐसा नहीं लगता
कि अगले 1-2 महीने में कन्फ्रंटेशन की सियासत में वो कमी आएगी, मुझे तो कशीदगी बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये उसका एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है। अच्छा राना एहसान अफजल साहब, हम आपको चेयरमैन पीटीआई जो अभी कुछ देर पहले ही रिहा होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू फरमाते हैं, उनसे ये पूछा गया कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जलसे के बाद कहाँ गायब रहे, तो उन्होंने क्या कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। बैरिस्टर साहब, अली अमीन गंडापुर 7 घंटे जो है वो गायब रहे, क्या वजह है, कहाँ थे, कुछ बताया उन्होंने? देखिए मैं अभी खुद पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ, मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके ये ज़रूर बताया था कि उनकी मीटिंग है, मीटिंग ज़रूर हुई है, लेकिन चूँकि मैं कल रात 8 बजे गिरफ्तार हो गया था, इसलिए उसके बाद मुझे अंदाज़ा नहीं, मेरे उससे बात नहीं हुई। किनसे मीटिंग थी उनकी? इस्लामाबाद में मीटिंग थी उनकी। जी राना अफजल साहब, आपकी तो हुकूमत है, इस्लामाबाद में चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की किससे मीटिंग थी? कोई इल्म में है आपके या हुकूमत के इल्म में नहीं है? ये तो गंडापुर साहब ही बता सकते हैं, हमारे से मीटिंग नहीं थी, इस चीज़ का मैं आपको तस्दीक कर देता हूँ। तो ये कौन से सरकारी मुलाजम थे जो सियासतदानों से मीटिंग कर रहे थे और आपको नहीं पता था? हो सकता है गंडापुर साहब के कोई दोस्त हों जिनसे वो मिलने गए हों। अब ये तो गंडापुर साहब ही बता सकते हैं ना कि वो किससे मिलने गए हैं। ठीक है, तो ये तो बड़ी एक संगीन सूरत हाल है, क्योंकि अब खुद वैसे शुक्र बसरा साहब, गंडापुर साहब क्यों नहीं आवाम के सामने आ रहे हो, बता रहे कि 7 घंटे वो कहाँ रहे, क्या छुपा रहे हैं? सर मैं पहली बात तो अब तकरीर के हवाले से बहुत चैनल पे बात हो रही है। अली अमीन गंडापुर की सवाए जो उन्होंने सहाफ़ियों के हवाले से गुफ्तगू की है, मैं समझता हूँ वो स्वीपिंग स्टेटमेंट थी, नाम लेके बात करनी चाहिए। हमें 5-6 सहाफ़ी हैं, अब चूँकि मैं चैनल पे बैठा नाम नहीं लूँगा, उन लोगों ने उन लोगों के इंटरव्यूज़ किए जो अगवा हुए थे, बिल्कुल वो बायस उनकी ओपिनियन होती है और हमारा उनके चैनल्स का बॉयकॉट भी उनके प्रोग्राम में भी नहीं जाते। उनको तमाम सहाफ़ियों का नाम नहीं लेना चाहिए था। उसके अलावा जो उन्होंने गुफ्तगू की है, कानूनी की है, आईनी की है, क्या गलत कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आईने पाकिस्तान कहता है कि हर इदारा अपने अंदर अपना खुद एहतसाब करे। क्या फौज का एहतसाब पार्लियामेंट कर सकती है? ये कर सकते हैं? ये खुद डिग्गी में जाकर वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हैं। मुझे एक बात बताइए कि मैं एक सेकंड, ये बड़े मैं बहुत एक बात कहनी है, इन्होंने जाने, फिर वापस आपके पास आऊंगा। राना अफजल साहब, राना साहब से मौजूदगी कहना चाहना मैं। राना अफजल साहब, नहीं वो तकरीर की सुनने, मेरी एक बात सुनने, तकरीर का जो ताना देते हैं ना कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कह दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कहीं भी कि ये जो वर्दी है इसके पीछे, ये दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। उन्होंने नहीं कहा कि हम फौज की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बड़ी बड़ी वीडियोस स्क्रीनें लगा के वहां पर सिटिंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISI के हमने वहां को वीडियोस नहीं चलाई और वहां पे गोलाबारी नहीं की। जी राना साहब, देखिए जो गाली गलोच की उन्होंने क्या किया, कौन सी गाली गलोच? नहीं आप गालियां तो ना दोहराएं ना प्लीज। बताएं ना, बताएं क्या कहा है। ये वो तकरीर थी जिसके बाद 9 मई के वाकयात होते हैं। अच्छा, और ये इसी तरह की तकरीरों के बाद जब आप वर्कर नहीं डिफरेंशिएट करता कि आप ये सियासी तकरीर कर रहे हैं, जब आप उसको कह रहे हैं कि मरोगे मारोगे, जब आप कह रहे हैं हमने कफन बांध दिया और ये खूनी जहाद होगा और नंगा कर देंगे, तो ये सारी चीजें जो हैं इसका रिजल्ट इंतशार ही होता है। मगर राना साहब इस तकरीर के बाद 9 मई के वाकयात नहीं हुए, वो तो पहले हुए। इस तकरीर के बाद पार्लियामेंट पे हमला हुआ। नहीं पार्लियामेंट पे देखें, पुलिस ने गिरफ्तारियां की, हमला कोई नहीं हुआ। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कुछ गिरफ्तार, अगर उन्होंने कोई वायलेट किया है तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस जो है वो उसको देख लेगा। लेकिन बात ये है कि यही कुछ जब खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं आप सिखाएंगे, और जब आप सिखाएंगे कि रेड लाइन खान है, और जो तकरीर, और ये मुझे तो ये मैंने सुना है कि एंडोर्स कर दिया है खान साहब ने कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर से कोई पीछे नहीं हटेगा, और यही इनका ऑफिशियल स्टांस है। बिल्कुल यही स्टांस है हमारा, पीछे एक लफ्ज के लिए पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। जो उन्होंने कहा है, आईनी कहा है और विदन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है। पीटीआई तसादम चाहती है, पीटीआई खून खराबा चाहती है, और ये पॉलिसी है पीटीआई की, तो मेरे ख्याल से फिर कानून जो है वो हरकत में आएगा, फिर इनको फिक्र नहीं करनी चाहिए। एक बात सुनते जाइएगा, आपने चले जाना है। वो कहते हैं ना गैरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अभी मतीउल अब्बास ने आपसे बात की थी कि मुलाकात किसके साथ हुई है,
अली अमीन गंडापुर साहब के, आपने कहा हमें क्या पता है, आपको ये भी नहीं पता कि वो जेल किसने खुलवाई थी, आपको ये भी नहीं पता कि आपको 17 सीटों को आपको सीटें 47 किसने लेके। भाईजान बहरहाल देखिए आप इर्रेलेवेंट हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जेल किसने खुलवाई थी। इमरान खान साहब आपके लीडर का बयान आ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे खान साहब ने खोल दी, खान साहब ने जलसा मुलतवी कर दिया। मतलब खुद खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे सब कर लें और अगर हुकूमत मान ले तो वो बुरी हो जाती है। भाईजान हमने इसलिए मुलतवी किया कि जब खान साहब को ये बताया गया जाके, तो इसका एक तरीका है ना, जब खान साहब को क्या पार्लियामेंटेरियंस को ये जब खान साहब को ये बताया गया कि जी वहां पे एक तरफ क्रिकेट मैच हो रहा है, दूसरी तरफ खत्म नबूवत का मामला है, मजहबी जमातें आई हैं, खून खराबा होगा, दूसरा 9 बजे खान साहब समझदार है। नहीं और फिर क्या किया, उसी दिन मतीउल्लाह भाई हमारे पास लेकर आए 22 तारीख का एनओसी, सॉरी 8 सितंबर का एनओसी लेकर आए। ठीक है, वो एनओसी था या एनओसी ना करने का एनओसी था वो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चंद अहम मामलात जिन पे अभी बहस बाकी है हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, और शौकत बसरा, रहनुमा तहरीक इंसाफ। वेलकम बैक। राना एहसान अफजल साहब, तो फिर आप क्या कहेंगे? अब एक तरफ तो आप लोगों ने कानून बना दिया है, इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे जुलूस करने वालों को 3 साल की कैद सुना दी जाएगी, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी के इदारे पार्लियामेंट पे हमला आवर हो जाते हैं। उसके लिए कोई कानून नहीं है शायद, पार्लियामेंट जिसने कानून बनाया है उसके अपने दिफा के लिए भी कोई कानून है? नहीं, अपने दफा के लिए कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं जिन्होंने आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया है, वो इस पर इंक्वायरी करेंगे और हमें तसल्ली होनी चाहिए कि वो इसके ऊपर बिल्कुल उसके तकद्दस को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। और सब चाहते हैं, देखिए बात ये है कि अगर जमहूरियत को के ऊपर ही हमला आवर एक जमात हो जाएगी, जो जमहूरी रवायात हैं उसके ऊपर ही हमला आवर हो जाएगी, जो एक बातचीत का सिलसिला होता है हुकूमत ऑपोजिशन का, आप इख्तलाफ होता है, पॉलिसी का इख्तलाफ होता है, लेकिन इसको अगर आप दुश्मनी में बदल दें, इसको आप जिहाद में बदल दें, इसको आप मारो मरने पे बदल दें, इसको आप जो है वो कहें कि कादियानियों के गुलाम और पता नहीं मजहबी कार्ड के अंदर बदल दें, सूबाई कार्ड में बदल दें, तो ये तो इंतशार फैलाने के से अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं दी जाएगी, बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। अगर अपने इस मुल्क के अंदर तबाही लेके आनी है तो तबाही की इजाज़त तो हुकूमत नहीं दे सकती। हमें साकिब बशीर ने भी ज्वाइन किया है, हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जर्नलिस्ट हैं। साकिब बशीर साहब, आज आप मौजूद थे लोकल कोर्ट्स में जहां पे पीटीआई के जो गिरफ्तार शुदा एमएनएस हैं और लीडर्स हैं उनको पेश किया गया, तो अदालत में क्या हुआ? एक तो 5-6 FIR हैं मुख्तलिफ जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद सामने आती रहीं। आज 8 दिन का फिजिकल रिमांड दिया है, तकरीबन 8-10 MNA हैं PTI के। 8 दिन का? जी 8 रोज़ का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात जी 780 लगी हुई है। और आज की जो प्रोसीडिंग्स थी, उन प्रोसीडिंग्स के दौरान आर्गूमेंट्स होते रहे, जो PTI के वकला थे वो भी देते रहे, दूसरी तरफ से देते रहे। वहाँ कोई एक सिंगल पॉइंट भी कोई दहशतगर्दी के हवाले से कुछ, इवन प्रोसिक्यूशन ने कोई वीडियो दिखाई हो, कोई चीज़ लाए हो कि इनिशियली हमारे पास ये एविडेंस है, तो इस दफा मोबाइल फुटेज भी नहीं थी, मोबाइल फुटेज भी नहीं थी। उन्होंने कहा कि कोई एक सिंगल चीज़ भी उनके पास नहीं थी। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू जो है वो उस पर बात करने की ज़रूरत है कि PTI पर 2 किस्म के इल्ज़ामात हैं। वो ठीक है गलत उसको साइड पे कर देते हैं कि 7 बजे तक आपका टाइम था, आपने 10 बजे जलसा ख़त्म किया, NOC की उस जो आपने शराइत थी उसकी खिलाफ वर्जी की। दूसरा कि आपने जो लैंग्वेज थी वो दुरुस्त नहीं थी, गैर मुनासिब, काबिल एतराज़ थी, जो भी उसको नाम दे लें, ये वो माने ना माने इस पर साइड पे कर देते हैं। ये 2 एतराज़ात थे। आज की जो FIRs थी जिसमें MNAs वहाँ पे सारा कुछ चलता रहा, ये दोनों चीज़ें नहीं थी। और ऐसी कहानियाँ थी कि अली अमीन गंडापुर ने को पता नहीं गन पकड़ी हुई है, किसी ने क्लैशनकोव पकड़ी हुई है, किसी ने गन पॉइंट पे पुलिस को मार रहा है, कोई इधर कर रहा है उधर कर रहा है। किसी एसी को तो यरगमाल बनाया था शायद, असिस्टेंट कमिश्नर को। अब ये जो बात है कि असिस्टेंट कमिश्नर को यरगमाल बनाया गया है, वहाँ पे सोशल मीडिया भी था, आज इनका भी आर्गूमेंट्स था, लेकिन वैसे भी हम आपस में भी बात कर रहे थे कि वहाँ मेन स्ट्रीम मीडिया भी था बड़ी तादाद में कि
कि वो बल्कि शेर अफजल मरवत ने ये आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं इंटर हो रहा था, वहाँ इतना वो बन गया कि मैस के मेरा सांस बंद होने लगा, तो मैंने एक वो अपने वर्कर को ना मुक्का मारा, तो वो इतना मशहूर हुआ, वीडियो वायरल हो गई मेरी कि मतलब उन्होंने कहा कि कोई चीज़ पोशीदा नहीं थी कि वहाँ पे इतना डिजिटल मीडिया भी था और मेन स्ट्रीम मीडिया भी था। तो वो कहीं कोई चीज़ ये मीडिया ने इस तरह रिपोर्ट नहीं की कि ये इवेंट हुआ है या कुछ। अच्छा। फिर जो 26 नंबर चुंगी आपको पता है वो तकरीबन 10 किलोमीटर दूर है, तो वो जो 2 इल्जामात थे उनसे हटकर कोई बहुत सारी कहानियां थी जिनकी बुनियाद पर और वैसे भी गंडापुर साहब की तकरीर पे एतराज है, और गंडापुर साहब तो आराम से बैठे हुए हैं पेशावर में, वो तो चले गए वापस बस वो अब देखें जो मामला के सर आप कवर करें, हो सकता है अगली डेट पे पुलिस ये आगे कहे कि हमने इन MNA से एटम बम बरामद करना है, रॉकेट लॉन्चर बरामद करने हैं, इनसे पता नहीं तोपें बरामद करनी है, हमें और रिमांड दिया है। माजिद निजामी साहब, आप ये जो केसेस बने हैं 8-8 दिन का रिमांड दिया गया है, तो फिर सवाल वही बार बार पैदा होता है कि एक तरफ तकारीर हैं, हंगामा आराई है, वक्त की पाबंदी नहीं है बज़ाहिर, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट पे हमला है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि ये एक माइंडसेट मौजूद है कि जिसकी मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट बाकी इदारों की तरह एक इदारा है और वो वक्त के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है। ये उस माइंडसेट की निशानी है कि जिसकी वजह से कल जब नकाबपोश सरकारी एहलकार उस इमारत में दाखिल हुए तो उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं था। कौमी असम्बली की सिक्योरिटी इस काबिल नहीं थी कि वो उनको पूछ के रोक के कोई सवाल जवाब कर सकती कि आप क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर। सो ये उस माइंडसेट की निशानी है कि जिसमें हमने ये देखा है कि पार्लियामेंट को उस तरह से काबिल इज्जत या सुप्रीम नहीं समझा जाता। ठीक। और उसके बाद जो FIR का सिलसिला शुरू हुआ है, होना तो ये चाहिए था कि FIR ये होती कि पार्लियामेंट की इमारत के अंदर कौन किसकी इजाजत से गया है और क्या किसने किस इख्तियारात से तजावुज किया है। उसका तो वो स्पीकर साहब देख रहे हैं ना, वो स्पीकर साहब देखेंगे, IG को बुला लिया है, FIR की तो जरूरत ही नहीं है शायद। तो यही वो तजाद है कि जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इसको जाहिर करता है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह की मुदाखलत हुई है और उसकी बेतौकीरी हुई है तो उसके ऊपर सुस्त रफ्तारी से काम हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बाकी इदारों की जानिब से या किसी और को अगर कोई शिकायत है तो उसके ऊपर ऐसी FIRs होती हैं, उसका आप कंटेंट देखें तो पता ये चलता है कि इसको प्रोसिक्यूशन में कैसे साबित किया जाएगा। जिस तरह से वहाँ पे स्टोरीज लिखी गई हैं या पॉइंट आउट किया गया है, उसमें मखसूस वर्ड्स होते हैं FIR के अंदर जो पुलिस हर FIR में तकरीबन दर्ज करती है। दहशतगर्दी के पर्चे कटे हैं बाकायदा। बिल्कुल, उन्होंने देखते ही कहा कि निशाने इबरत बना दो। फिर उसमें ये होता है कि कुछ मुल्जिमान के हाथ में पिस्तौल थमा दिया जाता है, फिर कुछ के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने गन तान ली। तो ये पूरा सिलसिला है जो पुलिस FIR में होता है। और उसके बाद अच्छा राना जी साकिब, आप इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, एक FIR जो है वो ये इदारे इसी तरह ही कमज़ोर होते हैं। एक FIR 9 मई का वाक़या या उस पर गिरफ्तारी इमरान खान साहब की हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो वहाँ पे भी चीफ जस्टिस उन्होंने ऑर्डर भी किया, वो FIR भी आज तक नहीं हुई इमरान खान के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मतलब वो ये 9 मई वाले दिन इंटरनली हाई कोर्ट ने इंटरनली के उनकी जो दायरी ब्रांच के साथ क्या हुआ सारी चीज़ें हुई तो वो FIR। चलें ठीक। शौकत मुर्तज़ा साहब, फिर लाहौर में जलसा कर पाएंगे आप? ये 21 सितंबर को जलसा तो होगा, अच्छा इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन आपने अली अमीन गंडापुर साहब भी आएंगे। अली अमीन गंडापुर साहब भी आएंगे। देखिए अच्छा। हम इनको ऑफर करते हैं, ये मरकज में हुकूमत में है, पंजाब में भी जाली हुकूमत है, इधर भी है, इन्हें कहें आए KP में जलसा करके देखें। अच्छा, हम इनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, हम इनको ये नहीं वैसे ही करेंगे जैसा आपने किया इधर की है। हमें तो ये नहीं समझ आ रही अभी तक वो NOC था या जलसा ना करने के लिए NOC था। पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर वो ऐसी तकरीरों का NOC तो नहीं। अच्छा नहीं, तकरीर में फिर कह रहा हूँ कि तकरीर बताएं उसमें गलत क्या है। बात फिर ये मैं अंतिम में बात बताऊं, ये अभी आप बात कह रहे थे ना, इनके पल्ले है कुछ नहीं। आप कहते हैं ना पार्लियामेंट में वो लोग आ गए, साने हो गया। ये जिस तरह किराए का कातिल होता है ना, किराए का घर लेते हैं, किराए की टैक्सी लेते हैं, ये अब किराए की जमाते हैं। लाहौर के NOC के लिए अप्लाई कर दिया? हमने अप्लाई किया हुआ है, अब हम कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में हम वहां से उनको रिक्वेस्ट करेंगे हाई कोर्ट को और हमें वो देंगे। देखिए ये आइन हमारा आईनी जमहूरी हक है कि हम जलसा करना चाहते हैं, और जलसा कहाँ करना चाहते हैं? मीनारे पाकिस्तान पे। एक बात आप बताऊं, अगर हमें मीनारे पाकिस्तान करने दिया, जगह हमने ढूंढ ली है।
वो जाती उम्रा जो हमारे खून पसीने कमाई से बना है उसके सामने जलसा करेंगे। चलें कल वो फिर बनी गाला आके जलसा करेंगे। फिर क्या करें, आप उन्हें रोक लीजिए। क्या करें अब ये इस तरह के अगर काम होंगे तो क्या करें, लोगों के घरों तक आप जाके घरों में जाके जलसे करेंगे। पाकिस्तान में हम जलसा करना चाहते हैं, आप हमें जगह नहीं देते। इस्लामाबाद करना चाहते हैं, आप हमें 20 किलोमीटर बाहर जगह दे देते हैं। आप लोगों ने बड़ी जगह दी थी जब आप हुकूमत में थे, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। महाराज जी अब आज सेनेट में भी बड़ी झड़प हुई है और फैसल वाडा सेनेटर जो मालूम नहीं किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक है, मगर उनकी झड़प हुई है सेनेटर फलक नाज के। जी सही बात बताएं, आपको नहीं पता? नहीं तो आपके ही बंदे थे, हमें क्या पता। आप सियासत में आप लेकर आए, खान साहब लेकर आए। खान साहब तो लेकर आए, ये मोहसिन नकवी, ये फैसल वाडा, ये किसके बंदे हैं, कहां से? किसने भेजा था आपके पास? भाई हमारे फैसल वाडा को किसने भेजा था ये बता दें ना। पता हमारे पास तो जब मैं आया था ना पीटीआई में, ये तो उस वक्त सबसे बड़े लीडर थे। आप वैसे माजरत के साथ आप लोग फौरन ही अपने जो सियासी बच्चे हैं ना उनको डिसओन करने के माहिर हैं। आप फौरन ही कहते हैं मेरा बच्चा नहीं है। भाई आपको पता है कि अभी तक वो आजाद है, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा हूं। आप नहीं बता पा रहे तो हम क्या बताएंगे? सियासत में लाने वाले आप हैं। पार्टी और एमके हमने वोट दिए वाडा को, लेकिन वो अभी तक आजाद है। माजिद निज़ामी साहब, ये आपको हम सुनाना चाह रहे हैं, ये सेनेटर फैसल वाडा और फलक नाज के दरमियान झड़प के बाद सेनेटर फलक नाज को तो सस्पेंड कर दिया और वो भी फैसल वाडा साहब ने डिक्टेट किया कि जनाब आप इन्हें सस्पेंड करें। मगर उससे पहले जो अली मोहम्मद खान जो पीटीआई के सेनेटर हैं उन्होंने कुछ बात की और फिर वज़ीर दिफा ने भरपूर दिफा किया। आज मेरा मुकदमा जमहूरियत का है। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। आपके कोलीग्स साहबजादा साहब, शफकत भाई, आमिर डोगर साहब, शेख वकास साहब, मौलाना नसीम साहब, उन्होंने इस पार्लियामेंट में कल रात पनाहें ली हैं। वो छुपते फिरे यहां पे, किसी कमरे में पनाह मिल जाए, और फिर मस्जिद से उठा लिया गया मौलाना नसीम साहब को। दस्ती साहब को मस्जिद में पनाह ना मिल सकी, वहां हुजरे में थे मस्जिद के साथ, जो वहां से उनको उठा लिया गया। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले यह है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। वो तारीख जो भरी पड़ी है कुर्बानियों से, जिसमें लियाकत अली खान का जश्न खाके भी है, जिसमें भुट्टो साहब की फांसी पर लटकती हुई लाश भी है, जिसमें बेनजीर भुट्टो शहीद का हवा में बिखरता हुआ खून से लबरेज जिस्म भी है, जिसमें इमरान खान के बदन पे 4 गोलियां भी है। लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए। और फिर वज़ीर दिफा ने भरपूर दिफा किया, किसका मालूम नहीं। जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें। ये अल्फाज जो हैं, ये इस किस्म का रिएक्शन जो कल रात को आया है उसको जस्टिफाई कर देते हैं। या ये कहा जाए कि मैं पश्तूनों का लश्कर लेके पंजाब पे हमला आवर हूँगा, तो इस किस्म के अल्फाज कल रात का रिएक्शन जो है उसकी जस्टिफिकेशन दे देते हैं। मैं नहीं कहता कि वो कल रात का जो है रिएक्शन था वो आइसोलेशन में कोई जस्टिफाइड था। नो, इट वाज ए रिएक्शन ऑफ व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे। पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया। पाकिस्तान की सालमियत के, पाकिस्तान की यूनिटी, पाकिस्तान की जो आईनी जो भी हसीयत है, एक फेडरेशन है, उसको चैलेंज किया गया। चैलेंज किया गया पाकिस्तान की यूनिटी को, फेडरेशन को। तो किसी तरह से
जो कल जो कुछ भी हुआ उसकी कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन या जवाब मौजूद है। ये थे हमारे मुल्क के वज़ीर दफ़ा जनाब ख्वाजा आसिफ। माजिद निज़ामी साहब, क्या लग रहा है ये वज़ीर दफ़ा ये तो बता रहे हैं कि ये सब कुछ तकरीरों के बायस हुआ, PTI की लीडरशिप और ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर की तकरीरों की वजह से, मगर ये नहीं बता रहे कि ये रिएक्शन था किसका और फिर बेचारी पार्लियामेंट का क्या कसूर है। जी बिल्कुल, अलमिया यही है कि अपोजिशन में सियासी रहनुमाओं की जुबानों बयान और होती है, हुकूमत में आकर उनके असूल व ज़वाबित बदल जाते हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में हमने देखा कि पार्लियामेंट लॉजी से जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना जमालुद्दीन को घसीटते हुए लेके गए, और अभी वही तहरीक इंसाफ इस वक्त मजलूम है, लेकिन नुकसान पार्लियामेंट का हो रहा है। पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी खराब है, उसके अंदर उसकी बेतौकीरी में इजाफा हो रहा है जिसकी किसी फिक्र नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने ये जो अगर मगर के साथ जितने भी दलाइल देने की कोशिश की, मेरा ख्याल है कि ये एक सियासी पस्ती के तौर पे इसे याद रखा जाएगा कि वो पार्लियामान जिसके अंदर आप मौजूद हैं, वो पार्लियामान जिसकी वजह से आप हुकूमत में आए हैं और हुकूमत कर रहे हैं, उसी पार्लियामान की हिफाजत के लिए आप इतना नहीं कह सकते कि जो हुआ है ये गलत हुआ है और इसमें अगर मगर लगा के इसे जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि कल को फिर वो दिन भी आ जाएगा कि जिस दिन ऐवान के अंदर से नकाबपोश अफराद MNAs को उठा के ले जाएंगे, तो उस दिन भी मेरा ख्याल है कोई ना कोई जमात जो हुकूमत में होगी वो भी अगर और मगर लगा के उसकी अफादियत बयान कर रही होगी, उसको जस्टिफाई कर रही होगी। बिल्कुल सही है माजिद निज़ामी साहब, अगर ये कोई महज़्ज़ब मुल्क होता हमारा प्यारा पाकिस्तान, तो इस वाक़े के बाद कौन कौन से लोगों को अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था एहतजाजन? जी मुझे तो लगता है कि अगर ये महज़्ज़ब या तरक्की याफ्ता मुल्क होता तो ये वाक़या पेश ही ना आता, क्योंकि ये वाक़या उस माइंड सेट की निशानदेही करता है जिसमें पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझा जाता, उसकी हैसियत को बेतौकीर समझा जाता है, और ये वाक़या पेश आने की नौबत ही ना आती, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई प्लान की गई है और जिस तरह से कौमी असम्बली का स्टाफ बेबस था और वो सरकारी इदारों के एहलकारों के रहमो करम पे था, तो उससे ये साफ जाहिर है कि मेरा ख्याल है कि अगर ये कोई तरक्की याफ्ता मुल्क होता तो ऐसा ना हम ये कह सकते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली और जो कौमी असम्बली की जो सिक्योरिटी है, जो सार्जेंट एट आर्म्स है, जिनको बड़ी अच्छी वर्दियां पहनाई जाती हैं, तनख्वाहें दी जाती हैं और छाती पे एजाज़ात भी लगाए जाते हैं, ये तमाम लोग नाकाम हुए पार्लियामेंट का दिफा करने में। 100% नाकाम हुए। ये सारा मामला सारी रात चलता रहा और असूलन तो स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को मौके पर मौजूद होना चाहिए था। वो जहां पे भी थे अपनी मसरूफियात को तर्क करके वहां पे पहुंचते। हमारे पास एक मौलवी तमीजुद्दीन जैसे स्पीकर्स की मिसाल है, और उसके बाद फिर जब हम अब देखते हैं तो पता ये चलता है कि अगले दिन अगर मगर के साथ उसकी जस्टिफिकेशन दी जाती है, कमेटियां बनाई जाती हैं, उसके ऊपर अहकामात जारी करने पर गौर किया जाता है। ठीक है, मैं एक फकरा कह दूं। जी जी, देखिए इस पार्लियामेंट की क्या हैसियत होनी है इम्तियाज़ जान साहब, जब विजय वही हैसियत होनी है जो आपने कर चुके हैं, अपने दौर में कर चुके हैं ना। ख्वाजा साहब जो हैं, जब आधी से ज्यादा पार्लियामेंट फार्म 47 स्टैब्लिशमेंट से और इलेक्शन कमीशन से लेकर आएगी तो इनकी अथॉरिटी क्या होगी? किस मुंह से ख्वाजा साहब आज ना डिपेंड करते? 50,000 वोटों से रियाना डार से आ रहे हैं, इजाजुल हक कल मिल रहा था इन सबको, वो मेरे से 50,000 वोटों से आ रहा हुआ है। तो अथॉरिटी होती है आपके साथ जब अवाम की ताकत पीछे होती है, जब आपने टोटली आप पोलिटिकली आप तबाह हो चुके हैं, सियासी तौर पर आपके साथ बंदा कोई नहीं है, जिसके नाम पे आप वोट मांगते हैं वो बंदा हार गया है, तो मुझे बताइए क्या इनकी हैसियत होगी फिर? वैसे साकिब बशीर साहब, जब GHQ पे हमला हुआ 9 मई को और मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात पे हमला हुआ, दहशत गर्दी के मुकदमे चले, फ़ौजी अदालतों में 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, उनका ट्रायल हुआ, तो जो पार्लियामेंट पे हमला है उस पर स्पीकर साहब कह रहे हैं हम देखेंगे। अब ये वो वाला नहीं है हम देखेंगे, ये वो वाला कि हम देखेंगे। तो बात यह है कि आपके ख्याल में जो ये पार्लियामेंट का रद्द अमल है, क्या इस पार्लियामेंट के साथ
ऐसा सलूक होना चाहिए था? जिस पार्लियामेंट ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, जिस पार्लियामेंट ने जनरल मुशर्रफ के इक़्तिदार को जायज़ करार दिया, जनरल ज़ियाउल हक का नाम लिखा आइन के अंदर, इस पार्लियामेंट के साथ ऐसा होना चाहिए था? एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसकी ज़िम्मेदार हैं। वो 2014 धरना आप देख लें कि पार्लियामेंट के अंदर घुसना कौन किसकी इशारों कनायों पे हो रहा था। 2018 में ये आए, फिर खान साहब जब गए गवर्नमेंट से तो वो कहते थे मेरे हाथ में तो था ही कुछ नहीं। परसों बात हुई तो उन्होंने कहा नैब तो सारा चलते ही उस पर जनरल बाजवा जो है उनके कहने पे चलता था। तो मल्टीपल चीज़ें वो कहते रहे। अभी ये गवर्नमेंट आई है 2022 से, हम देख रहे हैं किसके उस पर चला रहे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन पे फॉर्म 47 किसने जो बैठाया। तो ये जब कंप्रोमाइज होके आते हैं तो ये फिर सियासी जमातें जो हैं वो आगे हर चीज़ जो है वो बिछा देती हैं, जो करना है आप करते जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कहना कि फ़लाँ पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा जिम्मेदार है और फ़लाँ सारों ने अपना अपना हिस्सा डाला है कि आज नौबत यहाँ पे आई है कि पार्लियामेंट के अंदर से MLAs को उठाया गया है। और फिर अगली बात देखें कि IG को बुला लिया स्पीकर ने, IG को बुला के क्या कहा है, IG के जो पुलिस अफसरान तो नीचे कह रहे हैं कि हमें 17 दिन का रिमांड चाहिए MLAs का, और जज ने फिर 8 दिन का दिया। या तो आज कह देते ना हमें रिमांड नहीं चाहिए, इनको जुडिशल कर दो। तो वो जो जज जिसने रिमांड दिया उसने नहीं पूछा कि ये पार्लियामेंट के अंदर से कैसे गिरफ्तार? बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। 780 के मुकदमे बेजा होते हैं और दर्जनों के हिसाब से होते हैं और जजेस इस तरह ही रिमांड देते हैं। बहरहाल जी, वैसे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से भी जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी उसके ऊपर भी जो FIR कटी थी साकिब बशीर साहब के बकौल, अभी तक उसका भी कटी नहीं है, ऑर्डर भी हुआ था। जी ऑर्डर हुआ था, FIR कटी नहीं है। माशाल्लाह। अगर हमारी अदलिया अपने अहकामात पे अमल नहीं करा सकती तो कल को बाइद नहीं है कि अदालतों के अंदर से जजों को भी गिरफ्तार करके ले जाया जाए। फिर ये भी हो सकता है, खुदा न खास्ता। फिलहाल एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। वेलकम बैक। तो माजिद निज़ामी साहब, जिस पार्लियामेंट के अंदर घुस के गिरफ्तारियां की गई वो पार्लियामेंट अब आइन में तरमीम करने जा रही है और उस तरमीम के बाद बहुत कुछ कहा जा रहा है, शायद जजों की मुद्दत ओहदा में तोसी भी कर दी जाए और बहुत सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। तो ये 2/3 अक्सरियत किस हद तक मुमकिन है हुक्मरान इत्तेहाद के लिए? जी, इस वक्त की जो नंबर्स हैं या कौमी असम्बली के स्कोर कार्ड पे अगर हम नजर डालते हैं तो उसके अंदर मुख्तलिफ जमातों के जो MNAs हैं हुकूमती इत्तेहाद में तो उनका नंबर साइजेबल है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और उसके साथ कुछ आज़ाद अरकान की अगर हमायत हासिल हो तो ये तरामीम की जा सकती हैं। और इस वक्त कौमी असम्बली में 8 के करीब ऐसे MNAs हैं जो कि जिनकी हैसियत बाकायदा आज़ाद कौमी असम्बली के मेंबर की है। उसमें अक्सर का ताल्लुक तो तहरीक इंसाफ से ही है। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि अगर वहाँ से 2, 3 या 4 वोट्स अगर सिक्योर कर लिए जाएं तो उसके साथ साथ JUIF को साथ मिला दिया जाए तो ये नंबर पूरे हो सकते हैं। इस तरह से ये मामला पाया तकमील तक पहुँच जाएगा और अभी तक की किताब के मुताबिक इसके ऊपर वर्किंग भी की जा रही है, क्योंकि उसके अंदर जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो फिर तरमीम के ज़रिए जिस तरह यहाँ पे बात हुई है कि अदालत के मामलात को और इस तरह के नापसंदीदा फैसले जो हुकूमत को ज़ाहिरी बात है नहीं पा रहे उन पर कंट्रोल करना आसान होगा। जजेस के हवाले से जो एक शिकवा किया जा रहा है कि पहले इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मिलकर किसी भी सियासी जमात को ठिकाने लगाते थे, तो अब ये ट्रायंगल बन गया है जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट अलहदा है, अदलिया की है, उसको सॉल्व करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये सारी प्लानिंग की जा रही है। ठीक है साकिब बशीर साहब, अगर ये लट से आईनी तरमीम हो भी जाती है और मालूम नहीं कैसे होगी, अगर इसमें कुछ भी तनाज़ा खड़ा हुआ तो ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा दरख्वास्त की सूरत में, और आईनी तरमीम जैसे मामले पे तो ऑब्वियसली कोई बेंच तो नहीं बन रहे, तो फुल कोर्ट ही बैठेगी। और फुल कोर्ट जो है लग ये रहा है कि उसकी तादाद में भी इजाफा किया जा रहा है और 23 जजों की जब फुल कोर्ट होगी तो ये एक तनाज़ा 23 जजों की फुल कोर्ट जिसमें जजों का अपना मफाद भी शामिल है, ये किस तरफ जाएगा? एक तो जो 23 जजेस वाला मामला है, अगरचे मतलब कानून साजी कर भी ले पार्लियामान से गवर्नमेंट जो है, तो आज अगर हम बात करें तो आज 10 सितंबर है,
तो जो रिटायरमेंट अगर एज वाला वो आइनी तरमीम वाला वो अलग करते हैं कि अगर वो नहीं होती तो 25 अक्टूबर तक जो है वो मौजूदा रजीम है, तो मौजूदा चीफ जस्टिस क्या आखिरी मंथ में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस लगाएं कि मेरा नहीं ख्याल कि एथिकली भी वो मुनासिब बात है। आइनी तौर पे तो नहीं आइनी तौर पर ठीक है, इससे कबल ये था इस वक्त तो एथिक्स की बात करना भी नहीं लतीफ़ा ही है। चले लतीफ़ा ही सही रहूँगा, हम कुछ लतीफ़े भी लोगों को सुनाने चाहिए। तो ये देखें कि 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट में चाहिए थे रिसेंटली, अकील अब्बासी साहब आए, शायद बिलाल आए और जो तीसरे जो जज मलिक शहजाद साहब आए। तो ये 3 जजेस आए तकरीबन पिछले 7-8 माह में, मतलब काफ़ी देर से ये 3 जजेस का ये सोचा जा रहा था। तो इट मीन के एक प्रोसेस है, पूरा सोच विचार करके, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आईनी ये हो भी जाता है मामला, ये तो सारा एक हफ्ते ये तो आप देखें, ये तो आप प्रैक्टिस, रवायात, ट्रेडिशन, एथिक्स की बात कर रहे हैं ना। इस वक्त जो है ना कट थ्रोट बिजनेस है। अच्छा। इस वक्त जो है ना ये वो क्या कहते हैं जान की बाजी लोग लगा रहे हैं, हुकूमत भी और कुछ अदलिया के लोग भी। तो ये अब 13 को जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, इससे बहुत पहले ख़त लिख के हाई कोर्टों से नाम भी मांग लिए गए हैं वैकेंसीज पूरी करने के लिए हाई कोर्टों में। और अगर 13 है कल, तो आज या कल में कानून पास हो जाता है तो फिर तो 23 जज भी 5 जज मजीद अदालत में भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लगाए जा सकते हैं। और फिर आईनी तरमीम अगर हुई, चैलेंज हो गई तो फिर 3 तो वो जिसकी अक्सरियत होगी वही जो है वो हमारे लिए पार्लियामेंट भी मुकद्दम है, सुप्रीम कोर्ट भी मुकद्दम है, और दोनों ही माशाल्लाह से तारीख में हमलों की जद में रहे हैं। और वो हमला करने वाले कोई बाहर के नहीं थे, अपने ही थे, और वो आज एक दूसरे पे, इन अदारों पे हमला करने के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।